नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त की बड़ी खबर और राहत देने वाली खबर कि देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी आज सभी दुकानें खुलेंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे लेकर देर रात एक आदेश जारी किया, जिसमें आज यानी कि शनिवार सुबह से ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि शॉपिंग मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। ये छूट केवल उन्हीं दुकानों के लिए है जो नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमाओं में आने वाले आवासीय परिसर के आसपास हैं। साथ ही अकेले चलने वाली दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक देश में आज से खुलने वाली दुकानों में 50% कर्मचारी ही काम कर सकेंगे। इन सभी को मास्क पहनना जरूरी होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। दुकानदारों और ग्राहकों दोनों को इस नियम का पालन करना होगा। तो अब आपके आसपास की दुकानें भी खुली रहेंगी, जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ ये छूट है। गृह सचिव अजय भल्ला ने साफ किया है कि नगर निगम और नगर पालिका की सीमा में आने वाले साप्ताहिक या फिर रोज लगने वाले बाजारों की दुकानों को खोलने की छूट नहीं दी गई है। यानी कि बाजार की छूट नहीं है जहां पर ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो सकती है, ऐसे किसी भी जगह में दुकानें नहीं खुलेंगी। ये उन दुकानों के लिए छूट है जो कि छोटी दुकानें हैं और इक्का दुक्का दुकानें हैं जहां पर लोगों की संख्या एक बार में बहुत ज्यादा नहीं हो सकती है। वैसे दुकानों के लिए ये छूट दी गई है। ये दुकानें लॉकडाउन की तारीख 3 मई तक बंद रहेंगी। जो बाकी के बाजार है वो बंद रहेंगे। सिंगल और मल्टी ब्रांडेड मॉल्स भी बंद रहेंगे। नगर निगम और नगर पालिका के दायरे के बाहर के बाजार की दुकानें खुल सकती हैं। ये छूट उन्हीं को दी जाएगी और फैसला पूरी तरह से प्रशासन पर छोड़ा गया है। प्रशासन ही ये फैसला लेगा कि उस इलाके में कौन सी दुकान खुली रहनी है और कौन सी नहीं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि उन एरियाज में दुकानें नहीं खुलेंगी, उन एरियाज के लिए ये छूट नहीं है जहां पर कोरोना का एक भी केस है, यानी कि जो कैंटोनमेंट इलाका है। दीपांकर भट्ट इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, किन किन जगहों पर, किन किन जिलों में उत्तराखंड में दुकानें खुल सकती हैं, राहत मिल सकती है? मेनका, ये देर रात आया हुआ आदेश है गृह मंत्रालय भारत सरकार का, जिसमें कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब सभी दुकानें खुल पाएंगी। लेकिन अभी राज्यों की तरफ से आदेश आना बाकी है कि वो किस तरीके से इसे इंप्लीमेंट करेंगे। उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहां 7 से 1 बजे तक की छूट फिलहाल मिल रही है, जिसमें जरूरी सामान की दुकानें खुल रही हैं। इसके अलावा जो मोटर मैकेनिक है या फिर मीट शॉप्स हैं वो खुल रही है। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश को राज्य किस तरीके से समीक्षा करेंगे। लेकिन यह जरूर है कि अगर केंद्रीय गृह मंत्रालय आदेश कर दिया कि सभी तरीके की दुकानें खुल पाएंगी, रजिस्टर्ड दुकानें जो होंगी वो खुलेंगी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अभी नहीं खुलेंगे, मॉल्स अभी नहीं खुलेंगे, ये बात आदेश में साफ कही गई है। लेकिन अभी इंतजार करना होगा उत्तराखंड के हिसाब से कि उत्तराखंड सरकार, राज्य सरकार कितनी छूट देती है। क्या ये दुकानें जिस समय छूट दी गई है उस दौरान खुलेंगी। लेकिन ये जरूर है कि अब कपड़े की दुकानें हो, बाकी ज्वेलरी शॉप्स हो और दूसरी दुकानें हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की दुकानें हो, अब सभी तरीके की दुकानें सभी राज्यों में खुलेंगी। तो उत्तराखंड की जनता के लिए भी बड़ी राहत है। लेकिन अभी राज्य सरकार के आदेश का इंतजार करना होगा। आज 7:30 बज चुका है और 1 बजे तक की छूट फिलहाल है। कितने जिले हैं जो कैंटोनमेंट इलाका जिन्हें चिन्हित किया गया है? उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट है। 13 डिस्ट्रिक्ट में से 9 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर अभी जिन्हें कहा सकता है जो ग्रीन जोन में है साफ तौर पे। तो बाकी 4 डिस्ट्रिक्ट बचे, उधम सिंह नगर, नैनीताल, देहरादून और हरिद्वार। यहां पर ये 3 डिस्ट्रिक्ट रेड जोन में है, हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल, जहां पर कोरोना के पेशेंट्स ज्यादा सामने आए हैं। तो अब यहां पर किस तरीके से छूट रहेगी, यहां पर कैसे सरकार आदेश को इंप्लीमेंट करवाएगी, अभी तक जो खबर आ रही है उन खबरों के मुताबिक जो रेड जोन में जो इलाके हैं वहां के लिए ये छूट नहीं है, बल्कि ये छूट उन जगहों के लिए है जो कि ग्रीन जोन में है, जो कैंटोनमेंट इलाका नहीं है। तो ऐसे जगहों के लिए फैसले की बात सामने आ रही है अभी तक। बिल्कुल मेनका, अगर ये भी है तो उत्तराखंड के 3 डिस्ट्रिक्ट्स नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार, अगर ये है कि रेड जोन में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर ये आदेश लागू नहीं होगा तो फिर देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार में आदेश लागू नहीं होगा। जो बाकी डिस्ट्रिक्ट बचे उन डिस्ट्रिक्ट्स में आदेश लागू होगा, वहां पर दुकानें खुल पाएंगी। सोशल डिस्टेंसिंग का आपको वहां पालन करना होगा, 50% कर्मचारी वहां पर आ पाएंगे और साथ ही साथ वो दुकानें जो रजिस्टर्ड है वो खुलेंगी, मॉल्स नहीं खुलेंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे। तो अभी इंतजार करना
देखना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश के बाद राज्य सरकार, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुख्य सचिव किस तरीके से इसकी समीक्षा करते हैं, राज्य सरकार उसके बाद क्या आदेश देती है। लेकिन आज अगर नहीं भी कुछ हो पाया तो ये जरूर है कि कल से ये पूरी स्थितियां नॉर्मल दिखेंगी। आदेश बिल्कुल आज से बड़ी लागू होना बड़ी है, राहत लेकिन अभी लोगों को मिलेगी और छोटी दुकानदारों को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त दीपांकर पूरी जानकारी देने के लिए। तो देहरादून से एक और बड़ी खबर है, आज से दून मेडिकल कॉलेज में भी कोरोना की जांच शुरू हो गई है। अपर सचिव स्वास्थ्य युगल किशोर पंत ने बताया कि जांच के लिए आईसीएमआर ने दून मेडिकल कॉलेज को अप्रूवल दे दिया है। वहीं अब प्रदेश में 3 सरकारी लैब में कोरोना की जांच हो सकेगी। इसी बीच उत्तराखंड में कल एक और कोरोना का मामला सामने आया। हल्द्वानी में कोरोना का संक्रमित मिला। 42 साल के मरीज में कोरोना की पुष्टि हुई है। कोरोना पॉजिटिव मरीज जमाती बताया जा रहा है और हल्द्वानी के बनभूलपुरा का रहने वाला कोरोना मरीज एक होटल में क्वारंटीन था। वहीं पूरे प्रदेश की बात की जाए तो उत्तराखंड में अब तक 48 केस सामने आ चुके हैं। 25 लोग ठीक होकर अपने घर को लौटे हैं। उधर दुबई में टिहरी के एक युवक कमलेश भट्ट की मौत के मामले में शव को दिल्ली से वापस दुबई लौटा दिया गया। 23 अप्रैल को देर रात कमलेश सहित 3 शवों को लेकर दुबई से दिल्ली पहुंचा विमान। भारत सरकार ने शवों को लेने से इनकार कर दिया। कमलेश के परिजन दिल्ली गए थे शव लेने के लिए, लेकिन 17 अप्रैल को दुबई के एक अस्पताल में कमलेश की मौत हुई थी। दुबई के अमीरात होटल में 3 साल से नौकरी कर रहा था कमलेश। दुबई से भारतीय दूतावास की इजाजत के बाद ही शवों को भेजा गया था, लेकिन दिल्ली आकर उन्हें वापस भेज दिया गया। अपने आप में सवाल ये है कि जब पहले बात हो चुकी थी, जब भारतीय दूतावास से मंजूरी के बाद शव यहां पर आया था, तो उसके बाद वापस क्यों भेजा गया। कमलेश के परिजन इस वक्त परेशान हैं। उन्हें अपने बेटे का शव चाहिए, लेकिन ये शव, कमलेश का शव, वापस दुबई लौटा दिया गया है। तो कमलेश दुबई में एक होटल में काम करता था, जहां पर उसकी डेथ हो गई। दुबई के अमीरात होटल में पिछले 3 साल से कमलेश काम कर रहा था, लेकिन तबीयत बिगड़ने के बाद हॉस्पिटलाइज किया गया। 17 अप्रैल को उसकी मौत हो गई हॉस्पिटल में ही इलाज के दौरान, जिसके बाद परिजनों ने डेड बॉडी की डिमांड की। डेड बॉडी दुबई से भारत आई भी। अब भारतीय दूतावास से संपर्क के बाद दुबई सरकार ने भारत सरकार से बात करने के बाद ही शव यहां पर भेजा था, लेकिन भारत सरकार ने शवों को लेने से इनकार कर दिया। दिल्ली पहुंचने के बाद कमलेश की डेड बॉडी दुबई वापस भेज दी गई है। हालांकि इसकी वजह क्या है ये अभी साफ नहीं हो पाया है। ये वजह भी हम आपको जरूर बताएंगे। कोई पुख्ता वजह जरूर होगी कि डेड बॉडी को वापस की गई है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को रमजान महीने की बधाई दी है। वहीं सीएम ने मुस्लिम धर्मगुरुओं और उलेमाओं की तरफ से घर में इबादत करने की अपील की है, और जो अपील की गई है धर्मगुरुओं की ओर से घर में इबादत करने की, उसे सराहा है। सीएम ने मुस्लिम भाइयों से अपील की है कि वो कोरोना और लॉकडाउन को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और तभी कोरोना को हराया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि रमजान का पवित्र महीना सभी के जीवन में खुशहाली लाएगा। रमजान के दौरान मुस्लिम धर्मगुरुओं, उलेमाओं से मेरा अपील है कि कोरोना महामारी के खतरे से बचने के लिए और लॉकडाउन को देखते हुए घर में रहकर ही इबादत करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा अनुपालन करें। सभी मुस्लिम भाई बहन इस बात का अनुसरण करें। ये हमारे धर्मगुरु, उनसे अपील करें। और जिला प्रशासन ने भी रमजान के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की अपील की है। साथ ही लाउड स्पीकर नहीं बजाने और मस्जिदों में नमाज अता नहीं करने को भी कहा है। प्रशासन का कहना है कि महामारी के इस दौर में लोग घरों में रहें, इबादत करें। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की बात भी कही गई है। लेकर के कुछ कंफ्यूजन हो रहा है कि आखिर जगह का जान नहीं दी जाएगी मस्जिदों में, कुछ ऐसा। देखिए, रमज़ान के बारे में कुछ बातें स्पष्ट कर दूं। सबसे पहला तो ये है कि लॉकडाउन का अनुपालन होना है। सामूहिक नमाज नहीं होनी है, न मस्जिदों में होनी है, न घर पे होनी है। सामूहिक रोज़ा अफ्तारी भी नहीं होनी है। फिर जो है नमाज उनकी ओर से जो इश्यूज आए, जो हमारे धर्मगुरुओं से मीटिंग की हमारे एसएसपी डीएम्स ने, तो उनमें ये तय हुआ है कि एक तो
सुबह और शाम को सायरन बजेगा कम वॉल्यूम पे, 10% वॉल्यूम पे। इसी तरह से कुछ जनपदों में अजान जो है जो अदा की जा रही थी कम वॉल्यूम पे, वो डीएम और एसएसपी अपनी ओर से स्थानीय स्तर पर उन अपने लोगों से मीटिंग करके उसमें ये सहमति दे सकते हैं कि कम वॉल्यूम पर अजान पढ़ी जा सकती है। सर कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि लाउड स्पीकर और जो इसकी बात हुई थी वो एक तरफ से बंद रहेंगे सर, क्या ऐसा? देखिए लाउड स्पीकर बंद रहेंगे, किंतु जो इशू बीच में आया जो है ना, जो जिला स्तर पर, वो तो एक हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि धर्मस्थलों पे जो है लाउड स्पीकर नहीं बजने चाहिए अनुमति के बिना। तो जिला स्तर पर त्यौहार को देखते हुए जैसा भी डीएम और एसएसपी अपना निर्णय करते हैं, आपसी सामूहिक बैठकें करके बहुत कम वॉल्यूम पे 1 डेसिबल उसमें निर्धारित है, उस पे वो अनुमति दे सकते हैं। सर क्या लगता है इससे कुछ मानकर चल रहे थे कि भीड़ उससे जो लाउड स्पीकर बढ़ते उससे भीड़ बढ़ती है? भीड़ किसी भी हालत में टॉलरेट नहीं की जाएगी, किसी भी हालत में 5 से ज़्यादा आदमी इकट्ठे होंगे तो एफआईआर दर्ज की जाएगी। सामूहिक नमाज किसी भी हालत में टॉलरेट नहीं होगी, उसमें पहले भी एक मुकदमा अभी हुआ है। तो इसी तरह से रोज़ा अफ्तारी भी अपने अपने घरों पे करनी, यही हमारी अपील है। तो रमजान की शुरुआत से पहले जमातियों के हक की बात ने पूर्व सीएम हरीश रावत को फिर से सवालों के घेरे में ला दिया है। बीजेपी का कहना है कि जमातियों का क्या करना है ये फैसला सरकार करेगी, उनकी चिंता में हरीश रावत अपना एजेंडा न चलाएं। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने भी रावत के प्लान की हवा निकाल दी। देखिए ये रिपोर्ट। शुक्रवार को नमाजियों को सरकारी छुट्टी देने का फैसला कांग्रेस की जिस सरकार में हुआ उस सरकार के मुखिया हरीश रावत थे और उन्हीं हरीश रावत के रमजान से पहले सोशल मीडिया पर आए बयान पर हंगामा खड़ा हो गया। पहले आप देखिए कोरोना के बहाने हरीश रावत ने जमातियों के लिए क्या लिखा। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित जो जमाती लोग क्वारंटीन किए गए उनकी कोरोना टेस्टिंग नहीं की गई, तो आखिर क्वारंटीन करने का क्या अर्थ रहा? जब अगर उनकी कोरोना टेस्टिंग नहीं होनी है और अगर साधारण ही लक्षण हैं, तो फिर साधारण लक्षण वालों को अलग रखा जाए, जिनमें स्पष्ट लक्षण हैं उनको अलग रखा जाए। उत्तराखंड में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता ने जमातियों को लेकर ये क्या लिखा, पहले उनकी पार्टी के नेताओं ने ही सवाल खड़े कर दिए। प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि कोरोना के जमाती और गैर जमाती से लेना देना नहीं है और जहां तक बात है बगैर टेस्ट के क्वारंटीन की, तो वो खुद इसके उदाहरण है। ये महामारी का मामला है। इस महामारी के मामले में WHO की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो होना चाहिए। जमाती हो गैर जमाती हो, हम तो जमाती नहीं थे, हम तो 28 दिन क्वारंटीन रहे साहब, 14 दिन और सब लोग रहते हैं। मेरा तो टेस्ट भी नहीं किया सरकार ने, मेरा तो किसी स्वास्थ्य विभाग ने एक बार भी आकर के ये नहीं पूछा कि आपको खांसी आ रही, जुकाम आ रही, आपको कोई बुखार तो नहीं है, और मुझे क्वारंटीन का आदेश कर दिया जिलाधिकारी ने। मैं रिलीजियसली मैंने उसको 28 दिन फॉलो किया। अब जमातियों को लेकर हरीश रावत की पोस्ट ने बीजेपी को भी निशाना साधने का मौका दे दिया। इस तरह से जो है हरीश रावत जी अपने यहाँ एक वोट की राजनीति कर रहे हैं, कुल मिलाकर के अपने एजेंडे को अपने दरकिनार कर ले और इस समय सहयोग करें। इस समय देश संकट में और संकट की घड़ी में उनको कम से कम जो है इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। कोरोना फैलाने को लेकर हर कोई जमातियों को कोस रहा है। उत्तराखंड में भी मरीजों में बड़ी संख्या जमातियों की है। ऐसे में क्वारंटीन जमातियों को लेकर लिखे पोस्ट ने पूर्व सीएम हरीश रावत को सवालों के घेरे में ला दिया और सवाल उठाने वालों में अपने भी हैं और पराये भी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना के खतरे और लॉकडाउन के दौरान घर लौटे प्रवासियों को संबोधित करते हुए एक चिट्ठी लिखी है और उत्तराखंड विकास में सहयोग की अपील की है। सीएम ने गढ़वाली में चिट्ठी लिखी है, प्रवासियों से कहा है कि प्रवासी भाइयों ने देश और विदेश में रहकर अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई है और अब यही काम अपने घर गांव में रहकर भी वो कर सकते हैं, जिससे परिवार और प्रदेश दोनों खुशहाल हों। मुख्यमंत्री ने पौड़ी जिले के प्रवासियों को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें लिखा है कि हमारे पूर्वजों ने पहाड़ों को काटकर खेत बनाया, उन खेतों को उपजाऊ बनाकर हमारा पालन पोषण किया। आज यही खेती हमारी भागम भाग की जिंदगी के कारण बंजर हो गई है, जबकि हमारे इन खेतों के उत्पादकों की मांग देश और दुनिया में है।
जब दुनिया के उद्योगपति भी अपनी खेती पर ध्यान दे रहे हैं तो हम क्यों ना अपनी खेती को अपने जीवन यापन का आधार बनाएं। वहीं सीएम ने भरोसा दिलाया कि घर में रहकर प्रवासी कोई स्वरोजगार करना चाहते हैं तो इसके लिए राज्य सरकार उनकी मदद करने को तैयार है। आपको बता दें, उत्तराखंड के पौड़ी और अल्मोड़ा जिले से सबसे ज्यादा पलायन हुआ है और इन्हीं को संबोधित करते हुए सीएम ने ये पत्र लिखा है। कोरोना की वजह से जारी लॉकडाउन के कारण सभी व्यवसाय ठप हैं। चार धाम और पर्यटन कारोबार से जुड़े जो कारोबारी हैं वो भी परेशान हैं। उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। हजारों टैक्सी और मैक्सी चालकों का हाल बुरा है। चालकों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें टैक्स और बैंक लोन और फिटनेस में रियायत दी जाए। करीबन 62,000 से ज्यादा टैक्सी मैक्सी के संचालक है जो यात्रा और पर्यटन पे जिनकी रोजी रोटी चलती थी, लेकिन सब पर्यटन बंद होने के कारण और चारधाम यात्रा बंद होने के कारण आज ये भुखमरी के कारण पे हालत तो ये हो गई है कि ये कह रहे हैं कि अब गाड़ियां शायद कबाड़ी के भाव ही जाएगी। कैमरामैन भरत शर्मा के साथ किशोर रावत, न्यूज 18 देहरादून। अल्मोड़ा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां बाजार में लॉकडाउन के धज्जियां उड़ाने की खबर दिखाए जाने के बाद आज एसडीएम और पुलिस ने पूरे बाजार का निरीक्षण किया। बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई की गई। तो ये कल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब यहां पर निरीक्षण किया गया। पहले न्यूज 18 ने ये खबर दिखाई थी कि यहाँ बाजारों में लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं हो रहा है, जिसके बाद प्रशासन ने अब सख्ती शुरू कर दी है। लगातार यहाँ पर मार्केट में यहाँ पर निरीक्षण किया जाता है, तो जो जितना भी यहाँ पर भीड़ है उसको हटाने के लिए हमारे पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पूरा ही यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को निर्देशित कर दिया है कि जहाँ पर भी ऐसे जो उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेंगे। लॉकडाउन की ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों और डॉक्टर्स का हर तरफ सम्मान हो रहा है और इसी कड़ी में आज हरिद्वार में स्वामी जगन्नाथ धाम के हॉटस्पॉट में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के लिए मास्क, पीपीई किट और साबुन सीओ सिटी को सौंपा। संतों का कहना है कि पुलिस अपनी जान की परवाह किए बगैर ही दिन रात सबकी सुरक्षा में लगी है और इसलिए इनकी सुरक्षा भी सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। महाराज जी की तरफ से ही सभी को पीपी किट, साबुन, सैनिटाइजर, मास्क और भी कुछ सामान जो है जो जरूरत का है, फेस शीट, ये सब कुछ पुलिस सुरक्षा के लिए आश्रम की ओर से दिया गया है। इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा भी, जैसे कि आज महाराज जी के द्वारा यहाँ व्यापार संघ के सुनील अरोड़ा जी द्वारा इस चीज़ पे विचार किया गया और हमारे जवानों को आज पीपीई किट और जरूरी जो किट है वह उपलब्ध कराया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान सड़कें खाली हैं, जंगली जानवरों की मौज मस्ती है। अक्सर आबादी वाले इलाकों में घुस आ रहे हैं जानवर। नैनीताल की ये तस्वीर आप देखिए, खाली सड़क पर दो गुलदार मस्ती करते दिखे। वीडियो नैनीताल के नाथू वाखाना का है, जहां पर गुलदार सड़क पर मस्ती कर रहे हैं। दोनों गुलदार पहाड़ी की ओर भाग गए। हालांकि बाद में कार सवार लोगों ने इस वीडियो को बनाया है और सोशल मीडिया पर शेयर किया है। छब्बीस अप्रैल यानी कि कल अक्षय तृतीया के मौके पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे और मां गंगा की डोली आज दोपहर 12:30 बजे अपने शीतकालीन प्रवास मुखबा से गंगोत्री के लिए रवाना होगी। पंडा पुरोहितों ने कपाट खुलने की पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि कोरोना महामारी की वजह से गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट बेहद सादगी के साथ खोले जाएंगे। यहां भक्त नहीं होंगे, आम श्रद्धालु नहीं होंगे। ऐसा पहली बार है जब कपाट खुलने के मौके पर भक्त नहीं होंगे। हम आपको उसी मुखबा मंदिर की एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां से कुछ देर बाद मां गंगा की डोली रवाना होगी। तो इस वक्त अगली खबर का रुख कर लेते हैं। चमोली में एक तरफ बारिश की वजह से खेतों में फसल खराब हो रही है तो दूसरी तरफ जंगली जानवर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जंगली सुअर रात को खेतों में घुसकर खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसान परेशान हैं। अपनी बची हुई फसल को काटने को किसान मजबूर है, जबकि ये फसल अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है, अभी कच्ची है।
चमोली के जोशीमठ स्थित रवि ग्राम के लोगों ने कोरोना के खिलाफ संक्रमण को रोकने के लिए एक मिसाल पेश की है। यहां स्थानीय लोगों ने आपस में चंदा कर 2,21,000 रुपए इकट्ठा किए पीएम केयर्स फंड में जमा कराया है। इस दौरान ग्रामीणों ने कोरोना संक्रमण के खिलाफ देश में लॉकडाउन के पालन के साथ ही सभी से सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की है। सारा पैसा हमने अपनी जो हमारी संस्था है रविग्राम की सांस्कृतिक परिषद रविग्राम उसमें एकत्रित करने के बाद आज 2,21,000 की जो धनराशि का जो चेक पीएम केयर फंड में एसडीएम साहब के माध्यम से पीएम केयर फंड में डाला गया। देवप्रयाग में एनएसएस और एनसीसी से जुड़े छात्रों को कोरोना से बचाव का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर इनकी भी मदद ली जा सके। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के ओर से आयोजित इस कार्यशाला में डॉक्टर्स कर्मचारियों ने छात्रों को कोरोना से बचाव को लेकर आवश्यक जानकारियां दी। और लॉकडाउन के चलते लोग घरों में बंद हैं और इस दौरान नए नए प्रयोग भी कर रहे हैं। कुछ कला के शौकीन अपनी कलाकारी को रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। इन्हीं में से एक हैं चमोली के विजयपाल, जो इस बीमारी से बचने के लिए न सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं बल्कि भगवान की सुंदर मूर्ति भी उन्होंने बनाई। गांव वाले उनकी इस कलाकारी से काफी खुश नजर आ रहे हैं। और हमने सोचा कि लॉकडाउन में समय बिताने के लिए क्या किया जाए, तो हमने सोचा कि चलो मूर्ति बना दी जाए और भगवान हनुमान जी की मूर्ति हमने बनाना शुरू की और बनते बनते करीब लगभग तैयार हो गई। तो लॉकडाउन के वक्त का इस्तेमाल लोग अपने शौक को पूरा करने के लिए भी कर रहे हैं। इधर काशीपुर की गौशाला में रहने वाले एक शिक्षक राकेश भटनागर एक निजी स्कूल में टीचर हैं। इन्होंने अपनी 20 सालों की मेहनत छात्रों का भविष्य बेहतर बनाने में लगा दी। कई पुरस्कारों से नवाजे गए हैं। देश के करीब 200 स्कूलों के छात्रों को निःशुल्क अपना ज्ञान दे रहे हैं, जिससे कि छात्र भविष्य में कोई अच्छा मुकाम हासिल कर सकें। कि मेरा उद्देश्य है कि भारत का एक एक बच्चा सेल्फ डिपेंड बने, स्वावलंबी बने, पढ़ाई में भी और लाइफ में भी, और हर बच्चा ऐसा बन सकता है। ऐसा कॉन्सेप्ट हमने तैयार किया है और इस कॉन्सेप्ट को तैयार करने में लगभग 20 साल का समय लगा है और अब तक मैं 200 स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूशन में जाकर के बच्चों को सेल्फ डिपेंड बनाने का काम। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लोग सरकार की खुलकर मदद कर रहे हैं और इसी कड़ी में चंपावत की 1965 भारत पाक युद्ध में शहीद शिरोमणि चिलकोटी की पत्नी ने अपने 1 महीने का पेंशन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी को दान दिया है। एक रिटायर्ड शिक्षक दंपति ने भी अपनी 1 महीने की पेंशन के 60,000 रुपए पीएम केयर्स फंड में दान दिए, ताकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इन पैसों का इस्तेमाल किया जा सके। तो आप भी मदद कर सकते हैं इस लड़ाई में, अपनी जिम्मेदारी, अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। पीएम केयर्स फंड में दान दीजिए और अगर दान नहीं देना है तो कम से कम लॉकडाउन के नियमों का ईमानदारी से पालन कीजिए। इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।